नमस्कार। मैं जनभक्ता श्री ओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक कहा जाता है, लेकिन जब संरक्षक के अंदर ही तमाम बुराइयां वर्कर सामने आने लगे तो फिर जनता का क्या हाल होगा, ये स्थिति कल्पनाओं से परे है। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बातें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखने को आता है कि तमाम भ्रष्टाचारियों के प्रति सुप्रीम कोर्ट कई बार बहुत ज्यादा नरम रुख अपनाता है, लेकिन अब जो सामने आया है मामला वो और भी ज्यादा भयावह स्थिति को सामने ला रहा है। हाईकोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा के यहां आग लगती है और उस आग को बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को एक कमरे में नोटों का बहुत बड़ा ढेर मिलता है। इसको लेकर वो अपने अधिकारियों को बताते हैं। मामला सीजेआई तक पहुंचता है। सीजेआई कॉलेजियम की बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, निंदनीय है या फिर अनुरूप नहीं है संविधान के। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉलेजियम के पास ये अधिकार था कि वो उस जज को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन कॉलेजियम ने तमाम लंबी बैठक के बाद जो फैसला लिया वो ये था कि उस जज को उनके पेरेंट हाई कोर्ट में केवल ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि जब आग लगी थी तो ये जो तथाकथित जस्टिस थे यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे। अब सवाल ये है कि इतना ज्यादा पैसा आया कहां से, और किसी मामूली सरकारी कर्मचारी के घर पे अगर पैसा पकड़ा जाता है तो उसको सबसे पहले बर्खास्त किया जाता है। लेकिन चूंकि ये हाई कोर्ट के जज हैं और अगर कहें तो जो कॉलेजियम के जजेस हैं उनके अपने हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के किसी सीजेआई का रवैया इस तरीके का रहा है। संजीव खन्ना से पहले ऐसा कारनामा चंद्रचूड़ भी कर चुके हैं और उसको हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी कॉलेजियम के जो 5 सदस्य हैं उनके बारे में आप जान लीजिए कि उसके जो अध्यक्ष हैं वो सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना है, उसके बाद बीआर गवई आते हैं और उसके बाद सूर्यकांत आते हैं। चौथे नंबर पर इसमें विक्रमनाथ जी हैं और 5वें नंबर पर एएसओ का है। पहले जो 3 जजेस हैं ये तीनों के तीनों सीजेआई या तो बन चुके हैं या बनने की लाइन में है, यानी कि संजीव खन्ना खुद सीजेआई हैं, उनके बाद सीजेआई बनेंगे बीआर गवई और उसके बाद सीजेआई बनेंगे सूर्यकांत। यानी कि इनमें से 3 जो जज हैं वो सीजेआई बनने वाले हैं और इन तीनों का ही रवैया भ्रष्टाचार के प्रति अगर वो अपनों का है तो नरम दिखाई देता है। ऐसा इस मामले से साफ साफ झलक रहा है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि इसी कॉलेजियम में जब बातचीत हो रही थी तो कुछ जज ये चाहते थे कि इस मामले में सबसे पहले जज को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने की जरूरत है, जबकि कुछ जजों ने और उनकी बात भी मान ली गई। यानी कि कम से कम 3 जजों का फैसला ये था कि इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भी बहुमत उन लोगों का है जो भ्रष्टाचार के प्रति नरमी बरतना चाहते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार न्यायपालिका से संबंधित है तो। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका पूरी तरीके से पाक साफ है। इसको लेकर तमाम बातें, तमाम खबरें आती रहती हैं, चाहे जिले की या तहसील की छोटी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हर जगह जो कर्मचारी होते हैं, चाहे कोर्ट मास्टर होता है, पेशकार होता है, अर्दली होते हैं, ये सब खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, खुलेआम लोगों से पैसा लेते हैं और इसकी जानकारी सीजेआई तक को भी होती है। अब हम आते हैं चंद्रचूड़ से मिले जुड़े हुए उस मामले की तरफ जो अभी पिछले 6 महीने के भीतर उजागर हुआ था। एक केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस चंद्रचूड़ और तभी कुछ वकील आते हैं और वो कहते हैं कि आपने जो आर्बिट्रेशन के एक मामले में फैसला दिया है आप उसमें तब्दीली कर लीजिए। इसको लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ जो सीजेआई थे उस समय वो भड़क जाते हैं और वो पूछते हैं कि आप लोगों को इसकी जानकारी कैसे हुई कि हमने फैसले में क्या लिखा है। हालांकि उस फैसले पर तब तक जजेस ने जो उस बेंच में शामिल थे साइन नहीं किए थे। उससे पहले ही वो फैसले में क्या लिखा गया था, क्या फैसला लिया जा रहा था, इसकी जानकारी उन वकीलों को हो गई थी जो उस मामले में बहस कर रहे थे। इसको लेकर चंद्रचूड़ भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कोर्ट मास्टर से हमारे बगैर पूछे तुम फैसले के बारे में जानकारी कैसे ले सकते हो। यानी सीधे तौर पर यह भ्रष्टाचार का मामला था।
चंद्रचूड़ और जो उस बेंच में शामिल जज थे, उनके जो पेशकार थे या फिर जो कोर्ट मास्टर थे, उन्होंने ही उस पूरे मामले की, उस पूरे फैसले की कॉपी या तो उपलब्ध कराई थी या पूरा फैसला पढ़वा दिया था उन वकीलों को फैसला आने से पहले ही। अगर देखा जाए तो ये कदाचार का बहुत बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार का भी बड़ा मामला है। उसके बावजूद केवल डांट लगाकर कोर्ट मास्टर को और वकील को छोड़ दिया गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के प्रति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की भी जो सोच है वो किस तरीके की है। जबकि वो जब नॉर्मल किसी बात के पर, भ्रष्टाचार पर बात होती है तो बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम विदेशी उद्धरण पेश किए जाते हैं, और जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तब भी विदेशी उद्धरणों का हवाला देकर ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है, जो अरविंद केजरीवाल के मामले में देखने को मिला था। जब न्याय बिंदु नाम की एक जज ने उस मामले में जमानत दे दी थी, जिस पर रेगुलर जज ने जमानत देने से मना कर दिया था, लेकिन वैकेशन बेंच में आई हुई न्याय बिंदु ने एक विदेशी उद्धरण का हवाला देते हुए केजरीवाल को जमानत देने का फैसला लिया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उस फैसले को दरकिनार कर दिया था, खारिज कर दिया था, और केजरीवाल की जमानत खारिज हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी। लौट कर आते हैं इसी मामले पर। जस्टिस यशवंत जो 2021 में हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और भी दूसरे तमाम ऐसे जजेज हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट से आए हैं, तो क्या ये भाईबंदी, भाई भतीजावाद है? क्या ये मिली भगत है या फिर उन्होंने सेटिंग कर ली है? क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, ये 2-3 दिन पुराना मामला है, जब उनके घर से नोटों का ढेर पकड़ा गया था। यानी कि इतने दिनों में यहां पर सेटिंग होती रही। क्या कन्विंस किया गया सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को जो कॉलेजियम में शामिल थे? और यहां जिस तरीके से 5 जज केवल इस कॉलेजियम में हैं, उसमें खुद सीजेआई है और उनके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेज आते हैं वो है, और फिर जो 2 और है वो भी सीनियर मोस्ट जज ही है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि इस कॉलेजियम में 5 में से कम 3 जज इस पक्ष में थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई कड़ी सजा न दी जाए या फिर उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य न किया जाए। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये सिर्फ अपने एक सहकर्मी को या सह जज को बचाने की कोशिश है, या फिर हमाम में सबके सब नंगे हैं? सवाल तो उठेगा। और कुछ लोग इस पर सवाल अगर उठाते भी हैं तो बहुत से लोगों को डर ये लगता है कि क्या इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अगर कोई झोल है, कोई कमी है, कहीं से संदेह है, तो आप उस संदेह पर सवाल उठा सकते हैं। कोई भी कानून आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं ला सकता। सीधे तौर पर एक प्रक्रिया सही तरीके से पूरी होनी चाहिए थी, जिसका पालन नहीं किया गया। ये खबर तो सभी अखबारों में है, चर्चा भी हो रही है, तमाम बड़े बड़े पत्रकार भी इस पर चर्चा करेंगे, पक्षकार भी करेंगे और प्रपंचकार भी करेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो कॉलेजियम से और सीजेआई से इस पर सवाल कर सके कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया। क्या आप भ्रष्टाचार के प्रति नरम हैं? क्या आप कोर्ट में चल रहे, चाहे निचली अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह चल रहे भ्रष्टाचार पर आंखें बंद कर लेना चाहते हैं? हालांकि अभी पिछले दिनों देखने को मिला था कि न्याय की जिस देवी की मूर्ति अदालतों में लगी रहती थी, उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि न्याय की मूर्ति की आंखों पर से तो पट्टी हट गई है, पर जो वहां न्याय मूर्ति नाम के जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें तथाकथित न्याय मूर्ति कहा जाता है, उनकी आंखों पर अभी भी मोह की या लोभ की या किसी अन्य तरीके की पट्टियां बनी हुई हैं। यही वजह है कि जब इतना बड़ा मामला सामने आया और ये चर्चा भी उस मीटिंग में हुई थी कि अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो देश में गलत संदेश जाएगा, उसके बावजूद सीजेआई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कड़ा फैसला नहीं लिया है, तो ऐसे फैसले की निंदा होनी ही चाहिए। क्योंकि भारत के संविधान में इस देश में अगर संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति किसी के पास है तो वो देश की जनता के पास है, देश के नागरिकों के पास है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका कोई भी संप्रभु नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति भी संप्रभु नहीं है, राष्ट्रपति भी जनता के प्रति जवाबदेह है। और भारत के संविधान की पहली लाइन जो बोलती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स
द सॉवरेंटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया, नाइदर इन द प्रेसिडेंट नॉर इन द प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट। तो यही वो अधिकार है जिसके तहत हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत मिलने के बावजूद उस जज से सफाई क्यों नहीं मांगी गई, उस जज को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, उस जज से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया, और उसके बाद में ये जो पूरा मामला है इन हाउस कमेटी को भी नहीं भेजा गया है। जबकि प्रक्रिया ये है कि या तो ऐसे मामलों में जजेस से इस्तीफे मांगे जाते हैं और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो मामला इन हाउस कमेटी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो इसकी जांच करती है, और उस जांच में भी अगर वो जो व्यक्ति है या जज है दोषी पाया जाता है तो मामले को आगे बढ़ाते हुए संसद को उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संस्तुति की जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण पेश कर दिया है सीजेआई संजीव खन्ना ने। अब सवाल तो उठेंगे, हम जैसे कुछ लोग तो जरूर उठाएंगे, जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है वो ऐसे सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर वो खुद गलत है तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई लायक मामला भी नहीं बनता है। इसलिए जनता को भी इन सवालों को पूछना चाहिए और आपसे भी हम पूछेंगे कि क्या इस तरीके के भ्रष्टाचार पर आप भी आंखें बंद कर सकते हैं। जो कुछ कॉलेजियम ने किया है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी बरामद होने के बाद, क्या आप उससे सहमत हैं, और अगर नहीं सहमत हैं तो इस मामले में क्या जज का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए था? इस पर अपनी राय दीजिए और खुलकर राय व्यक्त कीजिए। आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि यह मामला किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। हम किसी अदालत की ना तो तौहीन कर रहे हैं न बेइज्जती कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो एक सही प्रक्रिया थी जिसको अपनाया जाना चाहिए था उसका सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे सवाल हम हमेशा उठाते रहेंगे, फिर चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी छोटी अदालत का, हाई कोर्ट के जज का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का या किसी कॉलेजियम का। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक ही इस देश का संप्रभु है। जय हिंद, जय भारत।